नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो फिर से इलेक्शन होने जा रहे थे वो 11 मई को होने जा रहे थे, पर पाकिस्तान और भारत देश के बीच में बढ़ते तनाव को देकर उन इलेक्शंस को स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया फिलहाल के लिए। अब कब होंगे वो इलेक्शन? क्या फिर से इस बार ईमानदारी से होंगे या पहले की तरह इल्ज़ामातों की बौछार होगी? क्योंकि इस बार फिर से जो कमेटी हेड यानी इलेक्शन के हेड जिन्हें बनाया गया शिव प्रताप गुप्ता जी को इस बार फिर से उन्हें मौका दिया गया। पर वहीं पर अगर बात करें, कुछ ऐसे हमारे मेंबर्स हैं चैम्बर्स के जो साफ तौर पर कह रहे हैं हमें उम्मीद नहीं है इस बार भी फेयर इलेक्शन होंगे। पर वहीं पर आपने देखा जो प्रधान ने अरुण गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि किसी को परेशानी नहीं है, कोई हमारे बीच मतभेद नहीं है, इलेक्शन पूरी तरह से फेयर तरीके से होंगे। चलिए इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव महाजन जी। बड़ी ही बेबाकी से हर बात को तथ्य के साथ रखते हैं। क्या सही था इलेक्शन को पोस्टपोन करना या फिर तरीकाकार के चलते उन्होंने इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया? क्या कहेंगे राघव जी? सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, थैंक यू। मैं सभी व्यूअर्स को, सभी मेंबर्स को ये बोलना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की वार लाइक सिचुएशन बनी थी उसमें हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देकर पाकिस्तान के घुटने टिका दिए हैं। अब आपने बात की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इलेक्शंस की। इलेक्शंस 11 मई को होने जा रही थी। 11 मई की इलेक्शंस जो थी उससे कोई 3 दिन पहले एक मीटिंग, वर्किंग कमेटी मीटिंग जिसको कहा जाता है, वो रखी गई, सो कॉल्ड वर्किंग कमेटी मीटिंग। मैडम मतलब मैं आपको वही आप लोगों को नहीं बुलाया था? मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, वर्किंग कमेटी जो होती है वो जिस समय भी कोई टीम बनती है उसके 1 महीने के अंदर वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी करनी होती है पोर्टल्स पे और देनी होती है। आज दिन तक वर्किंग कमेटी की लिस्ट, यानी कि 2 साल के टेन्योर के बाद भी आज दिन तक पिछले 2 साल की वर्किंग कमेटी की लिस्ट नहीं आई। क्यों नहीं? ऐसा मैं क्यों श्योरिटी से कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जीते कोई भी, अरुण जी जीतेंगे वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राकेश जी कंटेस्ट कर रहे हैं वो जीतेंगे वो हमारे प्रेसिडेंट है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं बीइंग मेंबर बात करूंगा। ये मैं इसलिए श्योरिटी से कह रहा हूं क्योंकि रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा जब हमने पता किया बीइंग मेंबर, उन्होंने भी इनसे वर्किंग कमेटी की लिस्ट मांगी और इन्होंने नहीं दी। फिर कोर्ट में भी केस हुआ इसके रिलेटेड कि भाई वर्किंग कमेटी लिस्ट नहीं आई तो किस तरह से आगे प्रोसेस चलेगा। कोर्ट ने भी मांगी, इन्होंने कोर्ट को भी वर्किंग कमेटी लिस्ट नहीं दी। जब वर्किंग कमेटी की लिस्ट नहीं थी तो दैट मीन्स वर्किंग कमेटी नहीं बनाई गई। दूसरी बात, वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग थी इन्होंने करके उसमें ज़बरदस्ती जो है वो इलेक्शन प्रेसिडेंट फिर पुराने वाले को चुना, जिसमें राकेश गुप्ता जो कंटेस्टेंट हैं वो गए थे तो उन्होंने वॉकआउट किया था। खैर उनकी कॉल थी, उसमें हमें कोई वो नहीं। उसके बाद मैडम जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कोई भी इलेक्शन हो, जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है देन इलेक्शन कमिश्नर एंड देयर टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगर भारतीय जनता पॉलिटिकल की बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो वो भी उनके लिए कंटेस्टेंट्स हैं, अगर कांग्रेस लड़ रही है वो भी कंटेस्टेंट्स हैं। तो यानी कि यहाँ पर जब उन्होंने इलेक्शन टीम अनाउंस कर दी तो एवरीबडी इज कंटेस्टेंट। जो 13 कैंडिडेट लड़ रही हैं वो कंटेस्टेंट हैं और बाकी मेंबर्स हैं। लेकिन कॉल जो है और चैम्बर का ऑफिस जो है वो पूरी तरह से जो इलेक्शन टीम के पास आ गया। उसके दौरान इलेक्शन कमिश्नर टीम के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चैम्बर का है वो ये कहता है कि जो ये पूरा प्रोसेस है ये इलेक्शन कमीशन की टीम करेगी, जो कि इन लोगों ने ही डिसाइड की। इसको असिस्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल आउटगोइंग कर सकता है अगर कोई ज़रूरत पड़े। नोबडी एल्स जो है अलाउड है इसमें इंटरफेयर करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि जब इलेक्शन का टाइम आ रहा था, देखिए हार जीत रिजल्ट के बाद पता चलनी थी, लेकिन ये बुखलाहट अब मैं कहूँगा किसकी दिखी कि जो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली फिर वर्किंग कमेटी मीटिंग को बुलाया गया। और वर्किंग कमेटी मीटिंग वो जो वर्किंग कमेटी बनी ही नहीं है, और इलेक्शन जब अनाउंस हो गई तो सारी कमेटियां डिसॉल्व हो जाती हैं। चलो एनी हाउ वर्किंग कमेटी बुलाई गई। हमने बीइंग मेंबर, जो एक्टिव मेंबर हैं, खैर चैम्बर के मेंबर 3200 के करीब होंगे लेकिन एक्टिव मेंबर 300 से 400 होते हैं। हमने मतलब मैं भी इन्वॉल्व था, हमने 30-40 लोगों ने डिसाइड किया कि इन्होंने 11 तारीख को इलेक्शन है तो 8 या 9 को इन्होंने वर्किंग कमेटी मीटिंग एक सो कॉल्ड, इसलिए मैं सो कॉल्ड बोल रहा हूँ, रखी। तो खैर हम चले गए क्योंकि चैम्बर के मेंबर हैं, हम जा सकते हैं, हमारा हक है। और वर्किंग कमेटी तो इस समय कोई कमेटी होती नहीं, हम चले गए।
जब हम वहाँ गए, वहाँ पे मैडम एक बहुत हैरान करने वाला वो दिखा। मैं आपको बाद में वीडियोस दे दूंगा विद प्रूफ्स, क्योंकि बात मैं तथ्यों पे करूँगा। मैडम वहाँ पे डाइस के ऊपर जो सेटिंग थी बैठने की, वो आउटगोइंग 6 के 6 कैंडिडेट्स की थी, जो कि मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट किया कि जब ये तो सीधा हैंड इन ग्लव्स, जो हर बारी बोलते थे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होती, ये सीधा हैंड इन ग्लव्स दिख गया इलेक्शन प्रेसिडेंट के कि इन 6 लोगों की सेटिंग्स क्यों थी ऊपर बैठने की, क्योंकि ये भी कैंडिडेट्स थे, बाकी भी कैंडिडेट्स थे, तो इलेक्शन टीम बल्कि ऊपर बैठनी चाहिए, इलेक्शन टीम इस समय संबोधित करनी चाहिए। खैर जब मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट किया तो उन्होंने वो 6 की सेटिंग्स उठा ली। मीटिंग शुरू हुई जिसमें इलेक्शन टीम के जो 4 मेंबर थे वो बैठे। एक सेक्रेटरी जनरल पास वो बैठ सकते हैं, खैर क्योंकि उनको असिस्ट करने के लिए साथ रखा होता है, वो बैठ सकते हैं। लेकिन आउटगोइंग प्रेसिडेंट मिस्टर अरुण गुप्ता भी ऊपर बैठ गए। मेंबर्स ने अपोज किया, खैर नहीं सुना, तो मेंबर्स ने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब भाई हैं, एक व्यापारी वर्ग के लिए सब अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, एनलार्जमेंट के लिए लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप मीटिंग शुरू करिए। मैडम उस मीटिंग को जब शुरू किया जाता है, बड़ी मेरे को दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है, मैडम 3200 मेंबर हैं, फीस दे रहे हैं, व्यापार वर्ग के मेंबर हैं, व्यापारी वर्ग शाना बशाना देश के साथ, सोसाइटी के साथ खड़ा रहता है। मैडम उस मीटिंग में आउटगोइंग प्रेसिडेंट अरुण जी ये कहते हैं, मैं फिर कहूँगा अरुण जी अभी तक, अब तो इलेक्शन टीम है, उससे पहले हमारे प्रेसिडेंट थे, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो वहाँ पर कहते हैं बाहर चले जाइए। मेंबर्स को कहते हैं मैडम, मेंबर्स को कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग के मेंबर्स नहीं बुलाएं तो बाहर चले जाइए। मैंने भी पॉइंट रेज किया, मैंने कहा अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स आपने नहीं बुलाए हैं, आप लिस्ट दीजिए, किसी का नाम नहीं होगा, हम उठ के बाहर आपने बनाई होगी बिल्कुल, हम बाहर चले जाएंगे। मैडम लिस्ट नहीं प्रोवाइड की गई। इनफैक्ट सबसे बड़ी हैरानगी उस समय हुई जब अमित जंडियाल, कन्वीनियर अप्सरा रोड के हैं, एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं अप्सरा रोड के, रिस्पेक्टेड मेंबर हैं, उनको इनविटेशन का मैसेज दिया गया था इस मीटिंग का, और उनको बोला गया इलेक्शन प्रेसिडेंट और आउटगोइंग प्रेसिडेंट द्वारा आप बाहर निकलिए यहाँ से। मैडम हर एक इंसान की इज्जत है, इस तरह से ये करना बहुत गलत है। इतनी बौखलाहट क्यों? मैडम मुझे तो लग रहा है, अब मुझे लग रहा है, पहले लोग कह रहे थे क्योंकि हार जीत का फैसला मैं नहीं करता और वोटिंग मेरी राइट है और मैंने उसको साइलेंट ही रखना है कि मैं वोट अरुण जी को दूंगा या राकेश जी को दूंगा। लेकिन मैडम ये बुखलाहट जो है, कहीं ना कहीं हार की बुखलाहट थी, इसमें मेरे को बोलने में नहीं मतलब रुकना चाहिए। ये लग रहा है कि अब जो सवाल पहले उठे थे, जब पहले इलेक्शन में उठे थे, आज कहीं ना कहीं सच्चे होते नजर आ रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि लोगों को अब जितने भी मेंबर हैं उन्हें पता चल चुका है? अभी मैंने आपको ट्रेलर सुनाया, पिक्चर सुनिए। पिक्चर ये थी कि 11 तारीख को इलेक्शन थी और ये 9 तारीख को डिविजनल कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं। 8 तारीख को ये चिट्ठी है मेरे पास, मैं अभी आपको दे दूंगा। इस चिट्ठी में ये लिखते हैं कि अनडिक्लेयर्ड वार जो है, वो इलेक्शन प्रेसिडेंट लिखते हैं, अनडिक्लेयर्ड वार लाइक सिचुएशन है, ब्लैकआउट हुआ था तो नेसेसरी गाइडलाइन दी जाए। डिविजनल कमिश्नर इनको लिखते हैं, 9 तारीख रिप्लाई देते हैं, वो सिर्फ 2 लाइनों का रिप्लाई देते हैं और लिखते हैं कि नॉन एडवाइजेबल है गैदरिंग करना और एसओपीज को फॉलो करना एडवाइजेबल है। खैर इसके चलते सब ने कहा कि मीटिंग जो है पोस्टपोन होनी चाहिए। राकेश जी ने वहां बात रखी, उन्होंने कहा मीटिंग पोस्टपोन होना लाजमी है क्योंकि इस समय जो है हमें देश को देखना है, अपने मेंबर्स को देखना है, सबको देखना है। उन्होंने ये कहा कि चैम्बर का काफ़ी खर्चा हो चुका है, इलेक्शन टीम बनी है और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि अगर वॉर डिक्लेयर भी हो जाए, उससे पहले अगर इलेक्शन अनाउंस हो चुकी है तो इलेक्शन रुकेगी नहीं। ये इस इलेक्शन की नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, आप गूगल कर सकते हैं। दूसरी बात मैडम ये है कि खैर एनी हाउ एमिकेबली सब बैठे, सब मेंबर्स थे, इतना किसी को लालच नहीं था कुर्सियों का कि भाई हमने इलेक्शन आज ही करानी है, जीतेगा जो तो वो बात की कहानी। राकेश जी ने भी कहा, अरुण जी ने भी कहा कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन होना चाहिए और सब सहमति दी जी। सहमति कहाँ नहीं थी? सहमति यहाँ नहीं थी कि जब खर्चा भी हो चुका, चैम्बर इस समय इलेक्शन टीम के अंडर चल रहा है, तो इलेक्शन कमिश्नर द्वारा वहां पर अरुण जी ने उनके साथ कुछ बात करते दिखे, तो इलेक्शन कमिश्नर ने पहले अपना इलेक्शन प्रेसिडेंट ने पहले अपना रूल सुनाया कि मीटिंग हैज बीन डेफर्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को। लेकिन उसके बाद जब उनको दोबारा प्रेसिडेंट द्वारा बोला गया तो वो दोबारा आए डाइस पे और कहते हैं मैं ये चार्ज जो है पुरानी टीम को दे रहा हूं। उसको हर एक मेंबर ने ऑब्जेक्ट किया। जब मेंबर ने ऑब्जेक्ट किया तो मेंबर ने ये कहा कॉन्स्टिट्यूशनली आप ये नहीं कर सकते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है आप दिखाइए।
उन्होंने कहा मैं कर सकता हूं। उन्होंने कहा आप दिखाइए सर, पहले तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली आपने प्रेसिडेंट को ऊपर बिठाया, उसके बाद आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अब ये बात मेंबर्स कर रहे थे, देखिए मेंबर्स की इतनी बेइज्जती इन लोगों ने वहां की, मैं बहुत शर्म के साथ कह रहा हूं, इतनी बेइज्जती वहां महसूस हुई। पहले कहा बाहर चले जाओ, उसके बाद मीटिंग चल रही है, बात चल रही है, और ये खड़े हुए, अरुण जी ने इनको कहा कि आप खड़े हुए, खड़े हुए, मीटिंग हैज बीन ओवर, ओके जी, जब जाने लगे। लेकिन एक मेंबर, देखिए जो सच है हमें उसकी बात करनी चाहिए। इलेक्शन टीम में एक मेंबर थे मनमोहन जी, मैं उनको सल्यूट करता हूं, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं, लेकिन मैं उनको सल्यूट करता हूं। उनका वहां जो नेचर था वो मैंने एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव नेचर देखा। उन्होंने कहा कि राकेश जी और जो मेंबर्स कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर इलेक्शन हम दोबारा देखेंगे, सिचुएशन के अनुसार करेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो 15 दिन तक चार्ज हम अपने पास रखेंगे, सारे प्रोसेस हो चुके हैं, अगर सिचुएशन ठीक हुई हम 15 दिन के बाद इलेक्शन कर देंगे। जैसे उन्होंने इतना बोला तो अरुण जी और उनके बीच में कुछ तू तड़ाक शुरू हो गई और वो हॉल छोड़ने को मजबूर हो गए मनमोहन जी। तो ये बहुत दुख बड़ा मंजर वहाँ देखने को मिला। और अब आज की स्थिति की बात करें, मैं एक मीडिया बंधुओं को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैडम आपको भी, अगर आप किसी से भी राकेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं उनसे पूछिए कि क्यों ऐसे इल्ज़ामात आप पे लग रहे हैं। अगर अरुण जी पे लगते हैं तो उनसे भी पूछिए, किसी का भी इंटरव्यू करते हैं आप प्लीज़ पूछिए। आज एक पत्रकार बंधु ने एक न्यूज़ लगाई और उसमें उन्होंने उनका कहा लिख दिया कि इलेक्शन जो है अब दोबारा से नए सिरे से प्रोसेस होगी। क्यों? आपने क्या उनसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है? बिल्कुल। आप गलत अगर न्यूज़ को साथ दे रहे हैं तो वो गलत है मैडम, ठीक। अब अगर हम चिट्ठी की बात करें, जिस चिट्ठी पे इन्होंने बात की थी, डिवकॉम ने बोला, अब आप ये चिट्ठी देखिए, 14 तारीख यानी कि कल की चिट्ठी है, डिवकॉम द्वारा दी गई। उन्होंने लिखा रेफरेंस टू दैट लेटर, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट नाउ द सिचुएशन हैज बीन इम्प्रूव्ड एंड देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन द लार्ज गैदरिंग ऑफ द पीपल, सो यू कैन प्रोसीड विद द फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ द इलेक्शन। वगैरह भी लग गए हैं, अब ऑफिस भी अलग, सब उन्होंने लिख के दे दिया ना, लिख के दे दिया उन्होंने चिट्ठी में। ये तो सारा प्रमाण है आपके पास मैडम। लेकिन एक बात बड़े दुख के साथ कहने पड़ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वाकई कब्जा क्यों किया जा रहा है चैम्बर ऑफिस पे। चैम्बर जो है मैम व्यापारी वर्ग की बैकबोन और व्यापारी वर्ग सोसाइटी की बैकबोन है। पर्सनल प्रॉपर्टी तो किसी की है नहीं, अगर इस तरह से होगा तो किसी घर का तो है नहीं है। ये तो सारी जितनी भी व्यापारी वर्ग, मैडम मैं ये चाहता हूँ कि अगर जीत के अरुण जी की टीम आएगी मेरे को खुशी है, जीत के राकेश जी की टीम आएगी मुझे खुशी है, लेकिन एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के मुताबिक आप चलिए, सच में चलिए। जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? क्यों चैम्बर ऑफिस को आप अपना कब्जा बनाकर बैठना चाहते हैं? मेरे को ये समझ नहीं लग रही है जितने। और सबसे बड़ी बात मैडम हैरानगी की एक और है, जब एक मेंबर्स को इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट वहाँ उस मीटिंग में किया गया, सो कॉल्ड मीटिंग में फिर कहूँगा, उसमें जब डिसरिस्पेक्ट इन सब मेंबर्स को किया गया, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रेसिडेंट, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट अरुण जी, मैं फिर रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट कहूँगा अरुण जी, वो डाइस पे बैठे थे और वो खुद उसका हिस्सा बने, चलिए बाहर। और उनके अलावा जो 5 और ऑफिस बेयरर्स थे, एटलीस्ट उन सबको अपोज करना चाहिए था कि ये हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल राघव जी, अगर चैम्बर के अंदर, आपके संगठन के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें की जा रही हैं, तो समाज के लोगों के साथ या जम्मू के लोगों के साथ किस तरह से खड़े होंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। मैडम देखिए, यही चैम्बर, मैंने आपको फिर कहा, बड़ी एजिटेशंस, ये एम्स जम्मू में आया, राकेश गुप्ता प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एजिटेशन की, वाई वी शर्मा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने काफ़ी एजिटेशंस की और बहुत कुछ हासिल किया जम्मू के लिए, सिर्फ व्यापारी के लिए नहीं, पूरे जम्मू के लिए मैडम। लेकिन ये जो माहौल बना है, सिर्फ कुर्सी संभालना, ये माहौल जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी बात मैडम, मैं आपको एक और बात बताऊं कि इन सब ने वहाँ पर जो सिस्टम वहाँ पे उस मीटिंग में बना ना मैडम, वो बहुत, अब यही वही बात आ जाती है, एक उदाहरण है
कि जितने कपड़े उठाऊंगा शरीर अपना नंगा। क्या लगता है आप कितनी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अभी देखा जाए स्कूल भी खुल चुके हैं, स्कूल बाजार भी खुल चुके हैं, आप देख रहे हैं चहल पहल वैसे दिखना शुरू होगी, तो अब 11 की जगह कब होने चाहिए? मैडम अगर इन्होंने डिवकॉम की ऑनरेबल ये जो चिट्ठी पे जो है इन्होंने अगर इलेक्शन को पोस्टपोन किया था तो इस इलेक्शन को इमीडिएटली आज ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर डिवकॉम की चिट्ठी पे इन्होंने एक दिन के अंदर इलेक्शन डेफर की तो उसी चिट्ठी पे एक दिन में इलेक्शन होनी चाहिए थी। दूसरी बात, अगर ये उस पर नहीं करते हैं मैडम, अल्टीमेटली पैसे हमारे लगे हैं, बिल्कुल खर्चा हो चुका है, स्टेशनरी एक्सपेंस, बैलेट पेपर्स, वोटिंग, हर चीज का खर्चा हो रखा है मैडम। क्यों खर्चा एक्सपेंस बढ़ाना, हर एक व्यापारी का खर्चा हो चुका, क्यों बढ़ाना है? और इनसे अकाउंट्स मांगो, अकाउंट्स देते ही नहीं, वो क्यों नहीं देते? चलो वो हमारा इंटरनल पार्ट है, वो हम इनसे कर लेंगे बात, हम चिट्ठी देंगे, जाएंगे, हमारा घर है चैम्बर, हम जाएंगे, मिलेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन मैडम इनको अगर डिवकॉम की चिट्ठी पे किया, एक दिन के अंदर इन्होंने इलेक्शन डेफर की, डिवकॉम ने कल चिट्ठी लिखी, आज इलेक्शन होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? दूसरी बात, अब सिचुएशन नॉर्मल है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज कहना मैं भूल गया, इन्होंने जब इलेक्शन को डेफर किया तो उसके बाद इन्होंने कहा जी हम जम्मू के लिए खड़ा होना चाहते हैं वारलाइक सिचुएशन में, कोई बयान नहीं आया। बार एसोसिएशन ने वहां पर कहा कि हम जो है पुंछ के लोगों के साथ खड़े हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, और चैम्बर ट्रेडर फेडरेशन साथ में थी, नीरज जी चैम्बर ट्रेडर फेडरेशन के हर समय साथ रहते हैं, लेकिन ये कि नहीं आए। बिल्कुल हमें बीइंग चैम्बर मेंबर बहुत इंसल्ट फील हुई जी। देखिए मैम, इन सब चीज़ों में मैं चैम्बर एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं पॉलिटिकल बातों में नहीं घुसना चाहता। मैं फिर बार बार यही कहता हूं कि 6 चेयर्स जो हैं, हमें उन 6 चेयर्स की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे उस पर कोई भी हो, लेकिन सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। धन्यवाद राघव जी। बिल्कुल, आप जिस तरह से जानते हैं 11 मई को चैम्बर के जो इलेक्शंस होने जा रहे थे, पर जिस दिन देखिए अनाउंस हुआ था इलेक्शन, तो किस तरह से चैम्बर के ऑफिस के बाहर जाके हमने वहाँ पर दोनों पार्टियों के, एक तरफ राकेश गुप्ता जी थे और दूसरी तरफ गुप्ता जी से ये इल्ज़ाम लगाया गया था। पिछली बार इलेक्शन में काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे थे कि किस तरह से बोगस वोटिंग हुई है, मार्कर पेन और दूसरे पेन को लेकर भी वहाँ पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। इस बार फिर से उन्हीं को हेड बनाया गया है जो पहली इलेक्शन में हेड थे इलेक्शन के, तो इसीलिए काफ़ी सारी बातें थी जिसको लेकर इल्ज़ाम लगे थे। इल्ज़ामों तो कोई बौछार थी, और हमने अरुण गुप्ता जी से भी पूछा था, पर उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अब देखिए कि हालात भी सामान्य हो चुके हैं, डिवकॉम ने भी साफ तौर पर हरी झंडी दे दी है। फिर कब होंगे इलेक्शन, और अगर होंगे भी तो क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे चैम्बर के, ये बड़ा सवाल रहेगा और पैनी नजर रहेगी। हम अरुण गुप्ता जी से भी पूछेंगे उनसे जाकर कि अगर डिवकॉम ने भी इसकी हरी झंडी दे दी, स्कूल खुल चुके हैं, बाजारों में फिर से रौनकें उठ गई हैं, दफ्तर खुल चुके हैं, फिर कब आप अनाउंस करें कितनी जल्दी होंगे चैम्बर के इलेक्शन, और जिन पर इल्जाम लग रहे हैं वही बार बार क्यों उन्हें कमेटी में बनाया जा रहा है, कमेटी बनाकर उन्हें इलेक्शन का हेड बनाया जा रहा है इस पर। क्योंकि जो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कहेंगे मेजॉरिटी जो चाहती है वही होता है, चाहे सियासी इलेक्शंस हो चाहे किसी संगठन के हो। और चैम्बर एक ऐसा संगठन है, बार एसोसिएशन ऐसा संगठन है जिस पर हमेशा जनता की नजरें रहती है। अगर कोई भी जम्मू कश्मीर में आपदा परेशानी आती है, ये 2-3 संगठन कुछ ऐसे, ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर की, या फिर बात करें चैम्बर की, या फिर बात करें हम बार एसोसिएशन की, ये हमेशा शाना बशाना जनता के साथ खड़ी है। पर उसी में अगर इस तरह की चीज़ें हो, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होना, कुछ सोचिए जनता के साथ क्या खड़े होंगे। चलिए फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा। अरुण गुप्ता जी से भी कोशिश करेंगे जल्द इंटरव्यू देने का, क्योंकि अभी डिवकॉम जी की तरफ से भी जो कि हरी झंडी आ गई। अब कब अनाउंस करने वाले हैं और क्या वो इस चीज़ की गारंटी उठाते हैं जो इन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे, इस बार वो चीज़ें नहीं होंगी, इस बार फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे चैम्बर्स के। चलिए ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।